सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं फिर से एक न्यू चैप्टर जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का लेके आई हूँ वीडियो। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए भी 5 सेकेंड्स का टाइम लेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस। और मैंने ये बता दिया है कि ये हिस्ट्री चैप्टर 1 है फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी डेफिनेटली, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू ही होंगे। और होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स को ज़रूर कंप्लीट करूँगी। सो without wasting any time, now get us start. So the first question is फेडरिक सूरियो वॉज अ। फेडरिक सूरियो कौन थे? फेडरिक सूरियो कौन थे? एक इटालियन आर्टिस्ट या यूरोपियन आर्टिस्ट या फ्रेंच आर्टिस्ट या ग्रीक आर्टिस्ट? तो इसका आंसर सोच लीजिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं। सो इसका आंसर है फेडरिक सूरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। फेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो फ्रांस के थे। ये फर्स्ट ही एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही दिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो इसे अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटोपियन? यूटोपियन का मतलब क्या है? तो ए ऑप्शन है सो आइडियल डैट इट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट, इतना आइडियल जो कि ऐसा वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या फिर बी सो आइडियल डैट इट एग्जिस्टेंट, जो कि बहुत एग्जिस्टेंट है। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। सो इसका आंसर होगा सो आइडियल डैट इट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट। इतना ज़्यादा ये आइडियल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिविल कोड ऑफ डैश इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। सिविल कोड ऑफ व्हाट? कुछ ईयर दिया गया है, तो कौन सा ईयर था सिविल कोड जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन ए है 1805, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1804। सो अपना मार्क कीजिए आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सारे एमसीक्यूज़ डाली हूँ, 15 एमसीक्यूज़ है, और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ लिबरलिज्म केम फ्रॉम द वर्ड लिबर विच मीन्स। लिबरलिज्म जो है वो एक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग क्या होता है? लिबर का मीनिंग क्या होता है? ट्रैप्ड, फ्री, अनहैप्पी या जेल? तो ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। सो लिबर का मतलब होता है फ्री, लिबर का मतलब होता है फ्री। सो इसी से लिबरलिज्म आया, मीन्स फ्रीडम। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज बैटल ऑफ वाटरलू फाउट एंड बिटवीन। बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? सो इसका ईयर भी देख लीजिएगा आप लोग कि कब कब लड़ा गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे व्हेन बैटल ऑफ वाटरलू फॉट, तो ऑप्शन ए है 1800 मीन्स 1816 बिटवीन नेपोलियन एंड प्रैब कंट्रीज़, ठीक है। और ऑप्शन बी है 1815 बिटवीन नेपोलियन एंड प्रैब कंट्रीज़। इसी ईयर में ट्रीटी ऑफ वियना भी साइन हुआ था बिटवीन नेपोलियन एंड प्रैब कंट्रीज़, और नेपोलियन फिर मर गया था। तो प्रैब का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे प्रैब का मतलब है पी से है, इसका आंसर तो बी होगा ऑब्वियसली, 1815 में हुआ था। तो इसका मतलब बता देती हूँ, पी से है प्रशिया, आर से है रशिया, आर से है रसिया, ए से है ऑस्ट्रिया, ए से ऑस्ट्रिया, एंड बी से ब्रिटेन।
सो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हूँ, बट ये अच्छा वे है टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि नेपोलियन एंड क्रैप कंट्रीज़ के बीच में हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू, और ये दोनों मिल के ट्रीटी भी साइन करते हैं, डैट इज़ ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में साइन होता है। सो अब मैं जल्दी जल्दी इसे इरेज कर देती हूँ। सो इसे जल्दी से आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से याद करने का ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गुज़िप मज़ीनी वॉज। गुज़िप मज़ीनी कौन था? गुज़िप मज़ीनी, ठीक है, तो इटालियन रिवोल्यूशनरी था, या रशियन रिवोल्यूशनरी था, या फ्रेंच रिवोल्यूशनरी था, या इंडियन रिवोल्यूशनरी था? तो इसका आंसर है इटालियन रिवोल्यूशनरी। गुज़िप मज़ीनी कौन थे? इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। फिर मूविंग टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन, दैट इज़ व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइंड विच डिक्लेयर्ड ग्रीक इंडिपेंडेंस। कब हुआ था साइन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? 1931 में, या 1832 में, या 1884 में, या 1814 में? तो इसका आंसर है 1832। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1832। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था आफ्टर दिस ट्रीटी ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज़ अ डैश पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कौन सा पार्लियामेंट है, किस कंट्री में है? बेसिकली मैं ओरिजिन पूछ रही हूँ, जर्मन, रशियन, यूरोपियन या इंडियन? सो इसका आंसर है जर्मन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये अच्छे से याद कर लीजिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में था, तो इसे जर्मन पार्लियामेंट भी कहते हैं। सो ये सारे 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब 9th क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोशिया। प्रोशिया का चीफ मिनिस्टर कौन था? प्रोशिया का चीफ मिनिस्टर कौन था? गुज़िप मज़ीनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, या कैज़ार विलियम, या विक्टर इमैनुअल? तो इसका आंसर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रोशिया का चीफ मिनिस्टर था, सीएम था। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कैज़ार विलियम कौन था। कैज़ार विलियम जो है ये प्रोशिया के एम्पेरर होते हैं। प्रोशिया के एम्पेरर किंग जो को ये प्रोशियन एम्पेरर होते हैं, और वही यूनिफिकेशन में काम करते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, बट किंग ही तो राज संभालेंगे, सो कैज़ार विलियम एम्पेरर बनते हैं। फिर उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली का चीफ मिनिस्टर कौन था? इटली का चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन ए गुज़िप गारिबाल्डी, या बी ऑटो वन बिस्मार्क, या कैवोर, या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका आंसर होगा कैवोर। कैवोर थे इटली के चीफ मिनिस्टर। और एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी जो कि विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल थे इटली के एम्पेरर। इटली के एम्पेरर कौन थे? विक्टर इमैनुअल। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये थे सीएम, ठीक है। कैवोर थे सीएम, कैवोर थे सीएम, बट सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, और जो विक्टर इमैनुअल थे ये यहाँ के किंग थे, या एम्पेरर, जो भी बोलो आप। सो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर दिया। अब मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 11th क्वेश्चन। एलिगोरी ऑफ फ्रांस वॉज। फ्रांस का एलिगोरी क्या था? फ्रांस को रिप्रेजेंट करते थे एलिगोरी से, तो वो क्या था? फ्रांसिया, मैरियाने, जर्मनिया, या बेल्जियम फ्लैग? तो इसका आंसर है मैरियाने। मैरियाने क्या था? फ्रांस का एलिगोरी था। मूविंग टुवर्ड्स 12th क्वेश्चन, दैट इज़ एलिगोरी ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एलिगोरी क्या था? जर्मनी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे? जर्मेनिया से, मैरियाने से, फ्रांसिया से, या इंडियन फ्लैग से? तो इसका आंसर है जर्मेनिया। जर्मेनिया, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जर्मेनिया। सो 13th क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज एक्ट ऑफ यूनियन साइंड। एक्ट ऑफ यूनियन को कब साइन किया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है
इसे कब साइन किया गया था? सो द ऑप्शन इज़ 1804, 1815, 1707 या 2020। 2020 ये कुछ अजीब ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडमिक। सो इसका आंसर है 1707। So moving towards 14th question, that is secretive society Young Italy and Young Europe was formed at? यंग इटली और यंग यूरोप सिक्रेटिव सोसाइटी था फॉर्म्ड बाय गुजिप मजीनी। तो ये कौन से जगह पे फॉर्म हुआ था? मर्साइल्स और बर्न रिस्पेक्टिवली या बर्न और मर्साइल्स रिस्पेक्टिवली? तो इसका आंसर है मर्साइल्स एंड बर्न रिस्पेक्टिवली। यंग इटली कहाँ था? मर्साइल्स में था। और यंग यूरोप कहाँ था? बर्न में था। सो ये रिमेंबर कर लीजिएगा, ये सब ग्यूजिप मजीनी के द्वारा किया गया था। सो द लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉज लॉर्ड बायरन? लॉर्ड बायरन कौन थे? लॉर्ड बायरन कौन थे? म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, पोएट थे या डांसर थे? तो इसका ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ये बहुत ही ईजी है। सो इसका आंसर हो जाएगा पोएट। लॉर्ड बायरन वॉज अ पोएट। लॉर्ड बायरन पोएट थे। सो होप यू लाइक द वीडियो। पूरे MCQs हम लोगों ने कर लिए हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है। सो थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस आते रहेंगे और GK सीरीज़ सारे और भी सारी सीरीज़ में वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ अवेलेबल है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन and subscribe to my channel. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.